एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ आज कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में 4 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूं। और ये पेपर भी मेनली जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेनली साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्रॉपर पढ़ी है, वही कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे अदर जो बच्चे हैं वो भी इनको प्रॉपर तरीके से सोल्व कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि एनसीईआरटी का जो महत्व है वो कितना है किसी भी कंपटीशन में। तो एनसीईआरटी को फॉलो करें और मैं आपके साथ अब स्टार्ट कर रहा हूं। जो मॉर्निंग शिफ्ट में था पेपर, उसी के बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए, कुछ तो रिपीट भी हुए हैं, तो उसको फॉलो करते हुए हम आगे का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन था कि आरएच कारक एक प्रतिजन एंटीजन है जो कि सतह पर स्थित मिलता है। ध्यान रखना, एंटीजन चाहे कोई भी हो, चाहे आरएच एंटीजन हो, ए एंटीजन हो, बी एंटीजन हो, अगर एंटीजन है तो आरबीसी के सरफेस पे ही मिलेगा और एंटीबॉडी होगी वो प्लाज्मा में मिलेगी। यहां अपने से क्या पूछा गया? एंटीजन। तो एंटीजन कोई सा भी हो, चाहे आरएच एंटीजन हो, ए एंटीजन हो, बी एंटीजन हो, वो किसकी सतह पर मिलेंगे? आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं के सरफेस पे मिलेंगे। जबकि एंटीबॉडी की जब भी बात होगी तो प्लाज्मा में मिलेगी। यहां अपने के लिए आंसर तो ये हो गया, पर इंफॉर्मेशन क्या मिली यहां से? इंफॉर्मेशन अपने को क्या मिल गई कि अगर एंटीबॉडी की बात करेगा तो आंसर क्या चला जाएगा? प्लाज्मा। एंटीबॉडी के बारे में जब भी पूछेगा तो आंसर क्या चला जाएगा? प्लाज्मा। एंटीजन की जब भी बात होगी आरबीसी की सतह, चाहे ए एंटीजन, बी एंटीजन और आरएच एंटीजन। आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है? सेकंड क्वेश्चन, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों की 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। देखो, सीधी सी बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने को 2 चीजें पता होनी चाहिए। अपने को एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी दूर तक क्लियर विजन है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक अपने को क्या साफ साफ दिखाई दे सकता है। तो इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक दिखाई दे सकता है, पर साफ साफ 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है। अब 2 टाइप की डिसऑर्डर्स की बात कर रहा है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दर्शी, मतलब पास की चीजें तो दिखाई देंगी पर दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर की चीजें, इसको देखो क्या बोला? दूर दृष्टि। दृष्टि कैसी है? दूर की है, पर पास की चीजें इसमें दिखाई नहीं देती। तो मायोपिया मतलब पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? दूर की चीजें दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। अब इसको क्या बॉडी पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब दूर की चीजें इसकी दिखाई नहीं दे रही, तो आंसर क्या चला जाएगा? मायोपिया। और मायोपिया में कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का यूज करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई। 2 चीज इंफॉर्मेशन हो गई कि पूछे कि आपको साफ साफ दिखाई, क्लियर विजन कितनी सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर दिखाई दे सकता है, इनफाइनाइट। पर मायोपिया में पास की चीजें दिखाई देंगी, दूर की नहीं देंगी। हाइपरमेट्रो में दूर की दृष्टि होती है, नाम में आता दूर दृष्टि, तो पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। वहां लेंस कौन सा यूज करेंगे? कॉन्वेक्स, और यहां कॉनकेव। वहां उत्तल लेंस, यहां अवतल लेंस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, पर आगे इसी क्वेश्चन सीक्वेंस में आगे बढ़े तो उसका आंसर हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस पूछा जा सकता है। अगर वो बात करेगा कि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर तो क्या चला जाएगा? 4th। अब बात करते हैं विपरीत लक्षणों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विपरीत लक्षणों, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब भी जीन के बारे में, जीन के जोड़े की बात करें तो आंसर अलील जाएगा। जीन का जोड़ा अलील। पूछे पेयर ऑफ अलील, अलील जो अलग अलग होंगे, तो फिर वो आंसर जाएगा ये दोनों, होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट। ये कब आंसर जाएगा? जब पूछेगा किसके बारे में बात, तब जब अलील के बारे में पूछा। अगर जीन का जोड़ा है तो वो आंसर अलील ही जाएगा। और हेटेरोजाइगोट, होमोजाइगोट ये तुम समझते ही हो। अगर हेटेरोजाइगोट की बात करें तो ये होमोजाइगोट के केस में 2 केस। जैसे हाइट का कैरेक्टर अपन पढ़ते थे, मेंडल के कैरेक्टर था, फर्स्ट कैरेक्टर यही था, हाइट का जो कैरेक्टर था, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल का हेटेरोजाइगोट कैरेक्टर, ये होमोजाइगोट, ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका आंसर, कुछ मैंने देखा है कि वहां इसका हेटेरोजाइगोट आंसर बोले, हेटेरोजाइगोट आंसर नहीं जाएगा। जब तक जीन की बात होगी, ए पेयर ऑफ जीन जो अलग अलग होंगी, तब अलील ही आंसर जाएगा। एनसीईआरटी में दे रखा ही पॉइंट। और जब भी बात होगी किसकी? अलील की, तब हेटेरोजाइगोट और होमोजाइगोट जाएगा। होमोजाइगस का मतलब
जो अलील का पेयर है वो एक जैसा है, जबकि हेटेरोजाइगोट में वो कैसे हो जाएगा, डिसिमिलर, एक दूसरे से अलग अलग। ये रहा एक दूसरे से अलग अलग, और ये दोनों सिमिलर के केस में। आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा जी, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग डेविएशन पूछ रहा है, मैक्सिमम डेविएट करता है। देखो आप लोगों को 7 कलर के नाम पता होंगे, विबग्योर, 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 रुको रुको रुको, विबग्योर, ये 7 कलर अपने को पता है रहते हैं, 7 कलर, VI, ये वॉयलेट कलर, ये रेड कलर, बैंगनी कलर, लाल कलर। इस डायरेक्शन में जब भी जाओगे, वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। स्पीड क्या होता है, बढ़ती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या होता है, कम होता है। अभी क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, डेविएशन, जो रिलेटेड है किससे, वेवलेंथ से, क्योंकि वेवलेंथ और डेविएशन में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम। और अपने को पूछा मैक्सिमम डेविएट कौन करेगा, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगा, तो वो कौन सा आ जाएगा, वॉयलेट, बैंगनी कलर आंसर आ जाएगा। पर आगे चल के यही क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा, अगर आगे चल के वो यही क्वेश्चन पूछेगा तो वो वेवलेंथ, अभी डेविएशन पूछा है, आगे स्पीड पूछ लेगा कि मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी, तो लाल रंग की स्पीड होगी। आगे चल के पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ज्यादा होगा, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विबग्योर 7 कलर है, वॉयलेट से रेड, बैंगनी से लाल कलर, वेवलेंथ बढ़ती है तो डेविएशन कम होता है, स्पीड बढ़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चल के इसी के ऊपर स्पीड पूछ ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले, डेविएशन मैक्सिमम पूछा, इस बार मिनिमम पूछ ले, तो यही क्वेश्चन आगे जाके फ्रेम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले साफ साफ इसका आंसर तो पता चल गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। पर अपने को समझना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा है। पहले एक बार डिस्प्लेसमेंट समझो, विस्थापन रिएक्शन समझो। जैसे एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्ट करवा दो। अब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को रिमूव कर देगा और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही रिएक्शन अगर मैं 2 बार करवा दूं तो वो क्या हो जाएगी, द्वितीय विस्थापन रिएक्शन। 2 बार रिएक्शन हो गई। देखो यहां बेरियम क्लोरीन के साथ है, यहां सल्फेट के साथ आ गया, यहां सोडियम सल्फेट है, यहां सोडियम क्लोराइड आ गया। इसका मतलब 2 बार रिएक्शन से डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट कौन कैसे कर रहा है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कभी पढ़ी होगी तो वहां देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। सिंपल सी रिएक्शन है। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। ऐसे डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, टेम्परेचर की प्रेजेंस में, उच्च तापमान कर दो तो उसकी प्रेजेंस में कोई टूट जाए, या लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज टूट रही है तो उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया, लिथियम कार्बोनेट को अगर उच्च तापमान पर रख दो तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या, किसी में दूसरी, जैसे पानी का बनना, हाइड्रोजन में O2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, पानी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। चारों के चारों ऑप्शन क्लियर रखना। इस बार अगर द्विविस्थापन आया है तो अगली बार डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, है ना, या वियोजन डिकम्पोजिशन पूछ ले, कॉम्बिनेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपने को रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल जाता है, कौन किसको अलग करेगा। जैसे जिंक ने कॉपर को अलग किया सल्फेट से, क्यों, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चल के यही क्वेश्चन फिर से फ्रेम कर देगा। स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहेगा। जिन्होंने प्रॉपर साइंस पढ़ी है, जिनके पास साइंस सब्जेक्ट है, वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसका आंसर है स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो जिंक एक इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में, एक पॉजिटिव, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज, और कितने, 5 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। ये 5 फ्लोरीन, तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है, वर्क पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। ये एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली दे रखा है, पर जो साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर इस तरीके से निकालेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इनर्ट गैस है, 5 फ्लोरीन को ऑक्सीडेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, एक लॉन पेयर है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्क्वायर पिरामिडल बनता है। तो ये तभी कर सकते हो जब पता हो,
याद डायरेक्टली करने वाले डायरेक्टली जो इनको याद होगा वो कर पाए होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये तो याद करने की, डायरिया, दस्त के लिए उत्तरदायी, देखो ये याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा। ग्राम नेगेटिव इसका आंसर है। डायरिया में कौन सा बैक्टीरिया, कोलाई का कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, तो ये याद हो तब होगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो ग्राम नेगेटिव, क्योंकि अब अगर डायरिया की जगह और कोई बीमारी दे देगा तो फिर अपने को निकालना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो ग्राम नेगेटिव इस कंडीशन में आंसर चला जाएगा। ग्राम यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना। ये एक स्टेनिंग है। स्टेनिंग क्या करते हैं कि वॉयलेट कलर में, वॉयलेट कलर की स्टेन होती है जिसमें बैक्टीरिया को डुबाया जाता है। अब जो बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का हो जाए, बैंगनी कलर का हो जाए, वो तो क्या हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव। और जिनमें ये वॉयलेट स्टेन, बैंगनी कलर नहीं आए, वो कैसे हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव। तो अभी तो इसका आंसर ग्राम नेगेटिव चला गया, क्योंकि हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं से देखा होगा, है ना। पर बाकी एग्जाम में वही कर पाएंगे जिनको ये क्वेश्चन याद होगा। और तरीका यही है कि वॉयलेट स्टेन में डालते हैं, जिनके पास वॉयलेट बैंगनी कलर आ जाए वो कैसे हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव, जिनके पास नहीं आएंगे ग्राम नेगेटिव। और अगर कभी एग्जाम में तुक्का मारना हो तो मेरे हिसाब से ग्राम नेगेटिव मारना चाहिए, किसी बीमारी के लिए पूछा जाए, क्योंकि अधिकतर बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि वहां पर स्टेनिंग नहीं हो पाती, वो बैंगनी कलर का स्टेन नहीं हो पाता। ग्राम यहाँ अगली बार साइंटिस्ट पूछ ले तो ये ग्राम का मतलब यहाँ क्या है, साइंटिस्ट नाम है, ग्राम विज। ये भी एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पूछा है, शर्करा, शुगर में डिफरेंस पूछा है, डीएनए और आरएनए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान होगा, नाम में ही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है नाम में ही। डीएनए का नाम, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन की कमी, कहां, सेकंड कार्बन पर। सेकेंड कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होगी, किसमें, डीएनए में। इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है। आरएनए के सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप होगा, वहां एक ऑक्सीजन होगा, इसी OH का रिएक्टिव ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि अंतर क्या है शुगर में, आगे क्या पूछेगा, इन दोनों में स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो रिएक्टिव नहीं है, जबकि वहां ऑक्सीजन होना उसको रिएक्टिव बनाता है, अनस्टेबल बनाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और अच्छा क्वेश्चन है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन उसको डीएनए पे बनाने हो, आरएनए पे बनाने हो, आगे शुगर के स्ट्रक्चर्स पूछ लेगा, कहां नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, कहां पेंटोज शुगर वाला बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फेट ग्रुप कहां होता है। तो एक बार स्ट्रक्चर्स को आप क्लियरली देख लें। आप पूछा, देखो इसका आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्वेश्चन, ऐसे प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति, सीमित की जगह लिमिटेड एयर की जगह वो एब्सेंस भी लिखता है कि यहां अगर एयर नहीं हो, पूरी तरीके से ही एयर नहीं हो, तब भी इसका आंसर ये जाएगा। पर इसका आंसर इससे भी नहीं डिसाइड करके डिसाइड होता कार्बोनेट और से। कार्बोनेट के लिए करते ही क्या है, निस्तापन, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और के लिए मेथड ही क्या है, कैल्सिनेशन। इसी को आगे अगर बढ़ाए तो वो इस रोस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, भर्जन। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये पहली बार तो सल्फाइड ओर्स के लिए की जाएगी। सल्फाइड ओर्स ये किसके लिए की जाती है, सल्फाइड ओर्स। और यहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, मतलब एयर की प्रेजेंस रहेगी, प्रेजेंस ऑफ एयर। और सल्फर, सल्फाइड ओर से जो सल्फर है वो SO2 की फॉर्म में बाहर जाएगा। तो तीनों चारों क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा अपने से। ध्यान रखना क्या है, कार्बोनेट और, नाम से ही पता कर लेना कैल्सिनेशन है। और दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का कि हाँ ऑक्सीजन या तो होगी ही नहीं, होगी तो बहुत कम होगी। अगर क्वेश्चन पूछे भर्जन रोस्टिंग पे, किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, और एयर की प्रेजेंस रहेगी। और वो सल्फाइड रिएक्शन में किस फॉर्म में बाहर जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो उस कंडीशन में SO2 है, ये एक बार देख लेना, SO2 के रूप में वो बाहर चला जाएगा। नोट कर लेना ये, निस्तापन, भर्जन। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा, निम्न में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी, मॉलिक्यूलर सीजर, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ना, कैंची, बस इसी से आइडेंटिफाई आ जाएगा आंसर। कैंची कौन सा है, काटने वाला, जो नाइट्रोजन बेस है उनको काटने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये जो बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज, और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी पे पूछे हैं, क्योंकि ये आजकल मॉडर्न टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आजकल वाला कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये
आंसर तो सीधा सीधा चला जाएगा यहीं से। कैची मॉलिक्यूलर सीजर किसे बोलते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोलते हैं। ये एंजाइम्स क्या है, ये तो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, बहुत ज्यादा नंबर चाहिए तो उस कंडीशन में काम आते हैं। हाइड्रोलेज जो एंजाइम है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पाचन क्रिया में यूज होने वाले एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाइड्रोलेज नेचर के होते हैं, पानी की प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम्स है। ऐसे डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, नाइट्रोजन बेस को जोड़ता है। तो आंसर अभी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चला गया, कैंची पूछा, तो आगे पूछा कि जो मल्टीप्लिकेशन कराएगा, बहुत ज्यादा नंबर बनाएगा, तब कौन सा एंजाइम यूज करें, तो पॉलीमरेज करें। नाइट्रोजन बेस को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए लाइगेज। हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नेचर कैसा है, पाचन तंत्र में काम आने वाले मेनली एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोलेज नेचर के होते हैं, पानी की प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम्स। फिर क्या क्वेश्चन है, वर्चुअल। ये देखो मैंने कल ही क्वेश्चन बताया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने, उसने पूछा कॉनकेव मिरर के लिए था, पर मैंने उसके ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो वर्चुअल जब भी बात आएगी, और इरेक्ट इमेज, बहुत छोटी इमेज, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट से ही पहचान लेना था। तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही करता है, ऐसा काम उत्तल लेंस ही करता है। ऐसा काम हमेशा कौन करेगा, उत्तल लेंस ही करेगा। आंसर सीधा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा ऐसी इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर पे चेंज होती है, पोजीशन क्या है आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उससे इमेज चेंज हो जाएगी। पर कॉन्केव के कन्वेक्स के केस में ऐसा नहीं है, उत्तल लेंस के केस में ऐसा नहीं है। तो सीधा सीधा याद कर लेना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखो, कल अपन ने यही क्वेश्चन आया था, बस इसको ही उसने क्या पूछा, उसको उस टाइम पूछा कि किस हाइट पे ऐसा काम करता है। अपन ने पढ़ा तो था, स्थिर ऊंचाई थी ना, 36,000 किलोमीटर पे काम हो रहा था ना, 36,000 किलोमीटर पे मिल रही थी ना। तो वही क्वेश्चन को बस लैंग्वेज की पूछ लिया उसने, उस टाइम में ऐसे डाटा दिया था, और इस वक्त क्या पूछा, उसको बस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो फिक्स हाइट पर ये चीजें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, और वो कितनी हाइट का, कितनी है, 36,000 किलोमीटर। तो वहीं से देखो सीधा क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन, एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले लिमिटिंग फैक्टर, सीमा कारक, लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। तो पानी में कमी किसकी होगी, ज्यादातर सनलाइट ही नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मान लो डेप्थ में प्लांट, बहुत ही नीचे रहने वाले प्लांट्स हैं, बहुत ही नीचे रहने वाले एल्गी है, तो वहां पर क्या कमी आएगी, लाइट की कमी आएगी। लाइट नीचे पहुंचेगी नहीं, सनलाइट सोर्स ही नहीं काम करेगा, तो वहां किसकी कमी आएगी, लाइट की। सीधा सीधा क्वेश्चन है। जिसने 12th, जिसका साइंस सब्जेक्ट, उसके बायो के इकोलॉजी वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन है, लाइट। तो सीधा आंसर एक्वेटिक। याद करने का तरीका ये है कि पानी के अंदर जो नीचे बहुत प्लांट रहते हैं, उनके पास सूर्य की रोशनी क्या पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर बस लाइट की कमी हो गई। बाकी वाटर तो है ही, एयर डेफिनेटली होगी, सॉइल नीचे बेस बॉटम में मिल जाएगी, मिलेगी नहीं क्या, लाइट, वहां तक पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी सनलाइट के रेज। पर अगर यही क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलने वाले प्लांट्स के लिए, या कोई भी एनिमल्स कुछ भी हो, उनके लिए लाइट का सोर्स, फिर अगर जब सनलाइट नहीं पहुंच रही, सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच रही, तो उनके लिए लाइट का सोर्स फिर है क्या, तो उनके लिए लाइट का सोर्स है यूवी लाइट, यूवी रेज। ये एक आंसर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई। अगले क्वेश्चन में अगर वो फ्रेम करेगा तो ऐसे फ्रेम कर लेगा, यूवी रेज। 13 आगे वाला, एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स। उदाहरण देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग ये वाला आंसर दे रहे, जबकि ये लॉजिक सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स तो ये है, ऑपरेटर तो ये है, ये तो लॉजिक सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स का आंसर XOR जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट, फिजिक्स में ये चैप्टर है वो प्रॉपर, वहां पर लॉजिक गेट्स पढ़ाए जाते हैं, एंड गेट पढ़ाया जाता है, नॉट गेट पढ़ाया जाता है, तो वहां ये सिंबल्स यूज करते हैं कि A+B एंड गेट का सिंबल। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और गेट होता है, तो वहां पर मेनली ये यूज किए जाते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है, ये वहां पर यूज होता है। तो इसका ये आंसर दे रहे हैं लोग, जबकि ये सिंबल है और ये ऑपरेशन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर एक बार करेक्शन कर लेना। एक ऐसा ही क्वेश्चन कल आया, दालचीनी, छाल, वहां पर भी आया था ना कल क्वेश्चन, वहां पर वो मलेरिया की ड्रग पूछी थी सिनकोना प्लांट्स के द्वारा, तो वहां पर भी तो यही क्वेश्चन मैंने बताया था, बार्क, छाल। तो यहां भी छाल, दालचीनी देखते ही टिक कर देना, मेनली बार्क से, और वो तो दिखता भी वैसा है, वो बार्क की तरह, छाल की तरह सूखा सूखा नहीं दिखती दालचीनी, तो उससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस डेफिशिएंसी किसकी, विटामिन ए की। देखो नॉर्मली जो राइस होती है ना,
वहां पर ऐसे गुण नहीं है। राइस नॉर्मल में ऐसे गुण नहीं है। गोल्डन राइस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई राइस है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ऐसे गुण इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि वो इसकी कमी को दूर करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है गोल्डन राइस के लिए। अभी तो क्या पूछा, विटामिन ए, सीधा बोल दोगे। विटामिन ए नहीं पूछ के अगली बार पूछेगा बीटा कैरोटीन ऑप्शन दे देगा, क्योंकि प्रोविटामिन, विटामिन ए का ही फॉर्म क्या है, बीटा कैरोटीन। वो इसकी फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ लेगा, है ना। पर ज्यादा अच्छा है कि ये गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनती है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। इसमें नॉर्मल राइस में ऐसे गुण नहीं है। गोल्डन राइस उसी राइस को बोलेंगे जिसमें ऐसे कैरेक्टर डाले गए हैं, सुनहरा चावल। तो आज विटामिन ए आंसर जा रहा है इसका। इसी क्वेश्चन को पूछ ले कि ये बना कैसे गोल्डन राइस, तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। ऐसी जीन डाली गई है उस राइस में, नॉर्मल राइस में, कि वो गोल्डन बन गई है, और उसमें वो कैरेक्टर्स हैं जो विटामिन ए को कमी को पूरा करेंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया फॉस्फोरस साइकिल। तो ये इसका आंसर चला गया ग्वानो। इसका आंसर ग्वानो जाने के पीछे रीजन है, ये मेराइन और सी बर्ड है। मेराइन और सी बर्ड है, इसका मतलब समुद्री पक्षी है। ये समुद्र में मिलने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, छोटी फिश हैं, ये उनको खाने वाले बर्ड्स हैं। तो अगर आप अपन जानते हैं जो समुद्र में जो एक्वेटिक फिश हैं, वो वहां पर उनके बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, क्योंकि रॉक्स होंगे वो टूटेंगी, तब जब रॉक्स टूटेंगे उनके बॉडी में फॉस्फोरस आ जाएगा। तो ये वहां से क्वेश्चन उठाएगा। इसका आंसर ये आइडेंटिफाई तभी कर सकते हैं जब अपने को पता होगी कि मेराइन और सी बर्ड है। कैसी बर्ड है, एक मेराइन और सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है। तो पक्षी के अंदर कहां से आया, बायोमैग्निफिकेशन, कहां से आई चीज, बायोमैग्निफाइड हो गई, वहां से उसने अपटेक किया, फिश को खाया, उसकी बॉडी से इसमें एंटर कर गया। तो गुआनो इसका आंसर चला गया। आगे जाके गुआनो के बारे में कुछ पूछ ले तो मेराइन और सी बर्ड है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां तो फॉस्फोरस के बारे में पूछा, इसकी बॉडी में और क्या, नाइट्रोजन के बारे में पूछे, फॉस्फोरस के बारे में पूछे, पोटेशियम के बारे में पूछे, तो ये भी आंसर हो जाएंगे कि किस पक्षी के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, फॉस्फोरस ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी गुआनो ही जाएगा, क्योंकि ये वो बर्ड है। नाइट्रोजन तो लगभग सब एक्सक्रीट करते होंगे, पर मेनली क्योंकि ये समुद्री पक्षी है तो इनकी बॉडी में इनका अमाउंट ज्यादा होगा, साल्ट कंटेंट ज्यादा होगा। रॉक्स, फॉस्फोरस क्यों आया, रॉक्स आए, चट्टाने आए, उनके टूटने से ये चीजें आई। तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेंस, बस यहां से लेंस उठा लो, लेंस उठा लो तो बस माइनस साइन देख लेना। और अगर मिरर, दर्पण के बारे में बात करें तो इसका आंसर चौथा चला जाएगा। तो अभी लेंस के बारे में आगे चल के क्या आ जाएगा, दर्पण। ये भी एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। लेंस तो माइनस साइन को आइडेंटिफाई करना है, और मिरर हो तो प्लस साइन को आइडेंटिफाई करना है। बस सीधा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा दिया है पर आंसर बिल्कुल सीधा है, माइनस प्लस से आइडेंटिफाई करना है। इसमें गलतियां हुई होंगी माइनस प्लस की, तो दर्पण में ध्यान रखना, मिरर की बात हो तो प्लस और लेंस की बात हो तो माइनस। आगे क्या क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट। अभी मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन, अब यहां पे नॉर्मल कोई भी दिया हो, मेटल कार्बोनेट कोई भी हो, यहां तो लिथियम कार्बोनेट की बात करें, अगर मेटल कार्बोनेट की बात हो तो अगर उनको हीट करें अपन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं और CO2 गैस निकलती है। बस अपने को क्या ढूंढना है, कोई मेटल ऑक्साइड मिल जाए और एक CO2 गैस मिल जाए। क्या मिल जाए अपने को, मेटल ऑक्साइड और CO2, तो अपना आंसर बन जाएगा। अब ढूंढ लो ऑप्शन में मेटल ऑक्साइड कहाँ है, ये रहा मेटल ऑक्साइड, CO2, CO2 तो चार ऑप्शन में, तो बस मेटल ऑक्साइड पहचानना है, आंसर हो गया। अब आगे कोई भी कार्बन, यहाँ लिथियम है, आगे और कोई कार्बोनेट दे तो बस ये ढूंढ, आंसर में क्या ढूंढना है, मेटल ऑक्साइड्स और CO2। चारकोल इज यूज टू रिमूव, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने में, बिल्कुल। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ये सरफेस का फिनोमेना, चारकोल में जैसे कलर डालोगे वो कलर उसके ऊपर ऊपर सतह पे जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और बहुत सारी चीजों, ड्रग्स को इनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। चारकोल अच्छा यूज है। एडजॉर्प्शन पूरा सरफेस केमिस्ट्री, जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है। ये तीनों तो आंसर ही नहीं आएंगे। ऑप्शन कंफ्यूजन होता तब जब एब्जॉर्प्शन देता, एडजॉर्प्शन देता, सॉर्प्शन देता, ये तो कंफ्यूजन ही नहीं है। अधिशोषण आराम से आंसर चला जाएगा। सरफेस का फिनोमेना, चारकोल में जैसे कलर डालोगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। चौक में डाल के देख लो, जो बोर्ड में व्हाइट चौक लिखते थे उसमें भी वो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होकर दे, पर थोड़ा बहुत अंदर चला गया तो अंदर को बोलते शोषण, एब्जॉर्प्शन, और बाहर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और चारकोल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का। तो सरफेस केमिस्ट्री 12th का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है चीजें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
ऑटो इम्यून डिजीज। देखो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, वो डिजीज जो खुद की सेल्स को ही अटैक करने लगे। ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बॉडी खुद की सेल्स को अटैक करने लगती हैं, उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत अच्छा एग्जांपल। इसमें होता क्या है, इस बीमारी में बहुत जॉइंट्स में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है ये। और इसके अलावा अभी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पूछा, ऑटो इम्यून डिजीज, अगर आगे चल के यही कोई ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पूछे तो इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस पूछ सकता है कि वो भी एक ऑटो डिसऑर्डर है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ऐसे ही अपने से पूछ सकता है, एक एडिशन डिजीज होती है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज, दो अच्छे एग्जांपल है, माइस्थेनिया ग्रेविस, एडिशन डिजीज, एक ग्रेव्स डिजीज। ये डिसऑर्डर्स कैसे हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल है। एक बार देख लेना, ये सारे देख लेना। अभी इस पेपर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आया है, आगे चल के क्या पूछ लेगा, ये इसकी जगह माइस्थेनिया ग्रेविस पूछ ले, एडिशन डिजीज पूछ ले, ग्रेव्स डिजीज पूछ ले। और ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि बॉडी अपनी ही सेल्स को अटैक करने लगी। इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि बॉडी अपनी ही सेल्स को नहीं पहचान रही कि अपनी सेल है या फॉरेन सेल्स है, बाहरी सेल्स हैं, तो उन्हीं को अटैक करने लगती है। बाकी अच्छा पेपर है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चंस भी हैं, और इन्हीं से अपने को कॉन्सेप्ट बनाने हैं जिससे आगे के पेपर में अपने को हेल्प मिले। बाकी मेरा तो यही कहना है कि एनसीईआरटी को फोकस करें। एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिनका सब्जेक्ट है वो तो ठीक है, जिनका नहीं है वो प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में लिखें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है, जैसे ब्लड वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है, तो उसके ऊपर फिर धीरे धीरे वीडियोज आने लगेंगे, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर ले, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और थैंक्स, धन्यवाद।